कुछ समय पहले हम लोग इसी चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन लाइट ऑफ हो जाने के कारण थोड़ा सा ब्रेक ले लिए थे। ये मुश्किल से कहना चाहिए 5-7 मिनट का और बचा हुआ है। इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको समाप्त करेंगे। ठीक है जी। वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग। तो मैं आप लोगों को कहना चाहिए वायरस से होने वाले 10-12 से अधिक रोगों का नाम और किस किस वायरस के कारण होता है और क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, एक एक लक्षण सहित बताया था। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से जो 12वीं का सिलेबस है उसमें 2 रोग का अध्ययन किया गया है। पुरानी सिलेबस में 10 से अधिक वायरस जनित रोग का उल्लेख था। ठीक है, वर्तमान सिलेबस में केवल 2 रोगों का उल्लेख है। कोरोना भी कहना चाहिए वायरस जनित ही रोग है, कोविड-19 के कारण होता है, लेकिन ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, एक है डेंगू ज्वर और एक है चिकनगुनिया। डेंगू ज्वर के बारे में आप लोग को बताया था। जो डेंगू ज्वर होता है बरसात के दिनों में विशेष रूप से होता है और विशेष रूप से हम लोग न्यूज में सुनते हैं प्रतिवर्ष दिल्ली में कि दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया फैल गया है और इतने लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। पिछले साल तो ये सुनाई दिया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी, दुर्ग में भी कहना चाहिए फैल गया था। तो शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी ये सर्कुलर जारी किए थे कि छात्रों को फुल पैंट और फुल कमीज पहनकर आना है, क्योंकि ये उससे क्या करता है, ये बचाव करता है। इसमें मोजा भी पहनना होता है, क्योंकि हमको कुल मिलाकर इससे मच्छर से बचना होता है। किससे बचना होता है? मच्छर से। तो यहाँ पर देखते हैं डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो इसका पैथोजन या फिर वायरस, इसको वायरस का क्या नाम होता है? डेंगू ही होता है। डेंगू 1, 2, 3 सामान्य रूप से कहना चाहिए जो डेंगू को वायरस होता है, डेंगू नाम से ही जाना जाता है। 1, 2, 3 जो भी हो। क्लियर? और ये कहना चाहिए इसका वेक्टर क्या होता है, इसको फैलाने का कार्य कौन करता है? एक मच्छर करता है। और मच्छर का नाम क्या होता है? एडिस, एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी। इसको कहना चाहिए मादा टाइगर भी कहा जाता है। मादा टाइग्रिस या मादा टाइगर के भी नाम से इसको जाना जाता है। आप लोग को मैं बताया था कि कहना चाहिए मच्छर की 3 प्रजाति होती है। पहला बताया था एनाफिलीज, सेकंड बताया था क्यूलेक्स और तीसरा होता है एडिस। तो एडिस कहना चाहिए मॉस्किटो मतलब मच्छर का नाम है। इनके कहना चाहिए माउथ में मतलब सलेवरी ग्लैंड्स में ये डेंगू नामक क्या पाई जाती है? वायरस पाई जाती है। इस मच्छर की सहायता से ये डेंगू वायरस कहना चाहिए हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है और जैसे ये प्रविष्ट करती है तो हमको क्या हो जाता है? डेंगू नामक ज्वर हो जाता है। क्लियर? ये बहुत ही कहना चाहिए खतरनाक डिसीज है। डेंगू होने पर यदि तुरंत इलाज नहीं हो पाएगा, तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये डेंगू कहना चाहिए 2 प्रकार का भी होता है। एक होता है क्लासिकल और एक होता है रक्त स्त्रावी। डेंगू ज्वर भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्लासिकल और एक होता है रक्त स्त्रावी। ये जो पहला है क्लासिकल, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? एक कंजक्टिवाइटिस बुखार से शुरू होती है। इनका कहना चाहिए जब शुरुआत होती है तो कंजक्टिवाइटिस बुखार के साथ
प्रारंभ होती है और ये बुखार क्या होती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है। और ये जब डेंगू फीवर क्लासिकल अत्यधिक बढ़ जाती है तो ये देखा गया है इस बुखार के कारण हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है, जो बोन होती है, वो क्या हो सकती है, गल सकती है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार, मतलब हड्डी को गला देता है ये। ठीक है, कई बार तो ये देखा गया है जैसे कि हमारा ये फीमर बोन है, सॉरी ये हमारा कहना चाहिए ह्यूमर बोन है, ये दोनों ह्यूमर, और यहाँ पर होता है नीचे में फीमर बोन होता है। तो ह्यूमर और फीमर दोनों के जो अग्र सिरे में कहना चाहिए ये गोलाकार भाग होता है, उस गोलाकार भाग को कहा जाता है सामान्य रूप से हेड, और यहाँ पर जो ज्वाइंटिंग पाई जाती है उसको कहा जाता है बाल एवं सॉकेट बोन ज्वाइंट, बाल एवं सॉकेट बोन ज्वाइंट। तो इसमें कहना चाहिए जो गोलाकार होता है उसको कहना चाहिए बाल कहा जाता है, और यहाँ पर कहना चाहिए जो गड्ढे नुमा रचना पाई जाती है उसको कहना चाहिए एसेटाबुलम या फिर ग्लिनाइट केविटी कहा जाता है। तो उसमें जाकर कहना चाहिए, मान लो ये बाल है और ये सॉकेट है, गेंद एवं प्याला भी बोलते हैं, इसमें जाकर क्या हो जाती है, वो फिट हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से इसको चारों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, पैर को भी क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो इस कहना चाहिए हड्डी तोड़ बुखार के कारण कई बार जो इनका जो बाल वाला भाग होता है, हेड वाला जो भाग होता है, वो क्या हो जाती है, गल जाती है, मतलब उसको गला सकता है ये, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। क्लियर। दूसरा होता है रक्त स्त्रावी। इनका प्रारंभन कहाँ से शुरू होता है, रक्त स्त्राव से शुरू होता है, और आगे चलकर मल मूत्र वमन तीनों से ही कहना चाहिए रक्त का क्या होने लगता है, स्त्राव होने लगता है। और इसमें तेजी से कहना चाहिए जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है, एक रक्त का भाग है ब्लड प्लेटलेट्स, इनका कहना चाहिए तेजी से क्या होने लगती है, संख्या घटने लगती है। जैसे कि जो आरबीसी होता है जनरली तौर पर कहना चाहिए जैसे रक्त है, रक्त को जनरली तौर पर हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, प्लाज्मा को छोड़ देते हैं, तब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स कहना चाहिए इनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग 2.5 लाख के आसपास होती है प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में। अलग अलग रक्त की मात्रा अलग अलग होती है, जैसे कि मान लो कहना चाहिए आरबीसी, आरबीसी की मात्रा कहना चाहिए 5 से 5.5 मिलियन, मतलब 50 से 55 लाख के आसपास होती है। मिलियन में बोलेंगे तो 5 5.5 मिलियन, लाख में बोलेंगे तो 50 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। अब ये लगभग कहना चाहिए हमारे शरीर में 120 दिनों तक क्या रहती है, जीवित रहती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कहना चाहिए 5 से 9,000 के बीच होती है, और ये केवल हमारे शरीर में 3 से 5 दिनों तक ही जीवित रहती है, क्योंकि कहना चाहिए यही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स, ये केवल मैमल्स में पाई जाती है, दूसरे में नहीं पाई जाती है। इनकी संख्या होती है 2.5 लाख के आसपास। ठीक है, और इन्हीं का कहना चाहिए बड़ी तेजी से कटाव होने लगता है। ये इनकी संख्या तेजी से कटाव होने लगता है इस कहना चाहिए डेंगू नामक ज्वर में, और 2.5 लाख से गिरकर लगभग 70,000 के आसपास आ जाती है, और 70,000 से यदि कम होती है तो उस व्यक्ति की कहना चाहिए मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। तो डेंगू कहना चाहिए एक बहुत ही खतरनाक डिसीज है, और ये सामान्यतः कहना चाहिए बरसात के दिनों में ही फैलती है, और उसका पैथोजन क्या होता है, डेंगू वायरस, और इसका वेक्टर या वाहक क्या होता है, इनकी सहायता से फैलती है एडिस एजिप्टी, मादा टाइगर मच्छर से। क्लियर। यदि कहने चाहिए इनसे बचना है
तो व्यक्ति को कहना चाहिए एडिस नामक मच्छर से बचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है, मच्छरदानी का हमेशा क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या होता है? यदि प्रारंभ में पता चल गया तब इसका इलाज संभव है, और बाद में इलाज में क्या होती है? बड़ी मुश्किल हो जाती है। बचाव में इसका ये भी होता है, कई बार ये कहना चाहिए, सावधानी दी जाती है कि व्यक्ति को कहना चाहिए फुल पैंट, फुल कमीज और मोजा पहनकर सोना चाहिए। ठीक है, या फिर अधिकांश समय में कहना चाहिए इन्हीं का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमको मुख्य रूप से किससे बचना है? एडिस नामक मच्छर से बचना है। क्लियर? उसके बाद सेकंड है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी कहना चाहिए डेंगू ज्वर जैसे ही है, क्योंकि कहना चाहिए इनका भी जो कहना चाहिए जो पैथोजन होता है ये भी कहना चाहिए वायरस ही है, लेकिन डेंगू वायरस नहीं है। इनके वायरस का नाम होता है अल्फा वायरस। अल्फा वायरस इनके भी कहना चाहिए वेक्टर क्या होते हैं? एडिस एजिप्टी ही है, मतलब मादा टाइगर नामक मच्छर ही है। ठीक है, चिकनगुनिया का शाब्दिक अर्थ होता है झुक जाना। मतलब इस रोग में यदि किसी व्यक्ति को ये रोग होता है तो उनका शरीर क्या हो जाती है? इस प्रकार से झुक जाती है। और ये रोग कहना चाहिए उन व्यक्तियों में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं जिनमें आर्थराइटिस या गाउट के क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। मतलब चिकनगुनिया का शाब्दिक सिम्टम्स क्या होता है? झुक जाना। यदि किसी व्यक्ति को कहना चाहिए रोग होता है तो सामान्य रूप से कहना चाहिए उनका शरीर क्या हो जाता है? इस प्रकार से झुक जाता है। और जिसमें आर्थराइटिस या गाउट नामक जो रोग होता है, यदि उसमें लक्षण ज्यादा हैं तो उसमें ये रोग क्या होती है? प्रभावी होती है। और इनका भी कहना चाहिए प्रिवेंशन एवं ट्रीटमेंट वही होता है। मतलब कुल मिलाकर दोनों रोगों में हमको किससे बचना है? एडिस नामक मच्छर से बचना है। इसमें तो कहना चाहिए ब्लड प्लेट्स की मात्रा तेजी से कम होने लगती है, तो कहना चाहिए डॉक्टरों द्वारा ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसपे ब्लड प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होनी चाहिए? आसानी से बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें उसी की संख्या क्या होती है? कम होती है। क्लियर? उसके बाद आपके पाठ्यक्रम में लास्ट में है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब क्या होता है? सामान्य सर्दी जुकाम। सामान्य सर्दी जुकाम कहना चाहिए एक आम बात है। ठीक है, आए दिन कहना चाहिए आजकल अधिकांश व्यक्तियों को सर्दी होता रहता है। तो सर्दी ये भी किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। ठीक है, वायरस का नाम होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस। ठीक है जी। सामान्य रूप से कहना चाहिए कॉमन कोल्ड में जो नोज होता है या कहना चाहिए जो श्वसन मार्ग होता है, नोज एवं श्वसन मार्ग, इन दोनों आर्गनों या इन दोनों भागों को ही क्या करता है? ये संक्रमित करता है या फिर प्रभावित करता है। मतलब ये लंग्स को प्रभावित नहीं करता है। जनरली तौर पर जो कॉमन कोल्ड होता है 2-4 दिनों के बाद अपने आप क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं? सर्दी हो गया, पूरा कहना चाहिए नोज क्या हो गया? जाम हो गया। इसके कारण कुछ हम लोग क्या ले लेते हैं? मेडिसिन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो यदि हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो अगली बार फिर सर्दी होगा, तब हमको पुनः क्या लेना पड़ेगा? एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। इस कारण कहने की सामान्य सर्दी जुकाम में कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, वो अपने आप ठीक हो जाता है। यदि एक बार अपने आप ठीक हो गया तो आसानी से दूसरा बार नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में इस कॉमन कोल्ड के प्रति क्या पैदा हो जाती है? रेसिस्टेंस पावर पैदा हो जाती है। क्लियर? उसके बाद कहना चाहिए 12वीं की सिलेबस में लास्ट में है कवक जनित रोग। पहला था प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, सेकंड है हेल्मेंथिस मतलब कृमि से होने वाले रोग, तीसरा है बैक्टीरिया से होने वाले रोग, चौथा है वायरस से होने वाले रोग, और पांचवा है कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोगों की संख्या लगभग एक ही दिया है,
एक जनरली तौर पर कवक से होने वाले प्रसिद्ध रोग का नाम है, ये कोई बहुत बड़ी रोग नहीं है, दाद खाज खुजली। अधिकांश कहना चाहिए त्वचा में दाद होती रहती है। तो दाद होने का मुख्य कारक क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, कवक होता है। उस कवक का नाम याद कर लेंगे। एक बार पूछा गया था दाद उत्पन्न करने वाले कवक का नाम बताइए, तो इसके कवक का नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम। एक और प्रजाति है ट्राइकोफाइटान, लेकिन मुख्य रूप से माइक्रोस्पोरम को ही जाना जाता है। और एक दूसरी कवक का नाम है ट्राइकोफाइटान। ठीक है। एक और रोग होता है जो जनरली तौर पर पुस्तक में नहीं लिखा रहता है, हमारी जो कहना चाहिए जो ये नाखून होती है। ठीक है। ये नाखून के आसपास जो त्वचा होती है इस प्रकार से निकलती रहती है और हल्का सा कहना चाहिए दर्द भी होता है। इसको कहना चाहिए सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी में नक्सुट्टी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको मोनीलिएसिस। मोनीलिएसिस मतलब ये फंगल डिसीज है। ठीक है। इसी प्रकार से कहना चाहिए लंग्स में, फेफड़े में एस्परजिलोसिस नामक भी रोग होता है। ये भी कवक जनित क्या है, ये रोग है। तो कवक से होने वाले रोगों का ज्यादा अध्ययन सिलेबस में नहीं है, केवल कहना चाहिए एक दांत का खुजली का है और एक कहना चाहिए इसमें होता है उसको मोनीलिएसिस कहते हैं, और एक लंग्स में जो प्रभावित करती है उसको एस्परजिलोसिस, एस्परजिलस नामक कवक से होता है। कवक का नाम होता है एस्परजिलस और जो फेफड़े को संक्रमित करते हैं तब इसको कहा जाता है एस्परजिलोसिस। तो ये हो गया आप लोगों का संक्रामक रोगों की जानकारी, मतलब इन्फेक्शंस डिसीज, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है जी। जब शुरू में हम लोग इसका अध्ययन किए तो इसको हम लोग दो भागों में बांट दिए। पहला क्या था, जन्मजात, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक, जो हमारे शरीर में जन्म से ही पाई जाती है, जैसे कि सिकलिंग है, थैलेसीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, एल्केप्टोन्यूरिया है, ये सब क्या है, जन्मजात है। दूसरा बताया था मैं उपार्जित, मतलब बाद में हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो उपार्जित को मैं दो प्रकारों में बांट दिया था। एक क्या था, संक्रामक। तो संक्रामक के अंतर्गत प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कृमि से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, क्योंकि ये एक दूसरे में क्या होती जाती है, ये फैलती है, इसी कारण इसको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिसीज। और दूसरा बताया था असंक्रामक, नॉन इन्फेक्शन डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इसके अंतर्गत ऐसे रोग आते हैं जब ये किसी एक व्यक्ति को होते हैं तो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। उदाहरण बताया था, मान लो किसी व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट में डिसीज है तो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। किडनी का डिसीज है, पेनक्रियास का डिसीज है, इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है, डायबिटीज रोग है, हिपेटाइटिस है, लिवर से संबंधित है, कैंसर है, ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, अर्थराइटिस है, गाउट है, तो ये असंक्रामक रोग है, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ठीक है जी, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। इसके बाद हम लोग कल से अध्ययन करेंगे इम्यूनोलॉजी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तब तक कहना चाहिए आज तक इतना ही अध्ययन करते हैं। कल से हम लोग अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर का अगला टॉपिक का नाम है इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ठीक है, तो कल हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज तक केवल इतना ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओके।